बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम 8 क्लास की जनरल साइंस बुक की इब्तिदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और मैं सिंपल उर्दू में आपको इंशाल्लाह जो इसकी ट्रांसलेशन है वो भी साथ करूँगा, और जो इसकी माज़ की बातें हैं, जो मतलब किताब हमें असल में क्या समझाना चाहते हैं, वो सब मैं आपको सिंपल उर्दू में समझाऊंगा। मेरा ये वीडियो 3 किस्म के लोगों के लिए है आज। एक वो जो 8 क्लास की स्टूडेंट्स हैं जो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का किताब फ़ॉलो कर रहा हूँ। दूसरे वो लोग जो NTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और FTS या कमीशन की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एज़ NTS अपॉइंटेड टीचर, मैं ख़ुद भी NTS पे अपॉइंट हुआ हूँ, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता दूँ कि NTS FTS की टेस्टों में ये 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास सारा मवाद इन्हीं क्लासों से आता है। ठीक है, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह काफ़ी मुफीद होगा। और इसके अलावा तीसरे वो लोग जो कि अपने नॉलेज के इजाफ़े के लिए वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुफीद होगा। तो ये 3 किस्म के लोग, एक तो 8 क्लास के स्टूडेंट्स, इसके अलावा NTS FTS प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, और तीसरा जो अपने नॉलेज में इजाफ़े के लिए पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मुफीद होगा। ये मेरा वीडियो लेक्चर उन तमाम भाइयों के लिए है। अच्छा, ये 8 क्लास की जनरल साइंस बुक है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की 2019-2020 के तालीमी साल का बुक है। और इसके अलावा KPK बोर्ड्स जो है, या जितनी भी प्रोविंसेस के बोर्ड्स हैं ना, वो सारे यही बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि टॉपिक ऊपर नीचे है, बाकी सारा कंटेंट है ये। और इसके इवन इसके ये चैप्टर नेम्स वगैरह सब कुछ वो सेम है। तो ये नहीं कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक है तो ये सिर्फ पंजाब के लिए वैलिड है। इसको KPK के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं, और दूसरे जितने भी प्रोविंसेस हैं सब के स्टूडेंट्स के लिए ये यकसां मुफीद हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको आगे लेके चलूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट और आपकी रहनुमाई और आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। 8 क्लास से आगे 9th और 10 की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकूँ। इसके अलावा मैथमेटिक्स मैं कोशिश करूँगा। कंप्यूटर साइंस अगर किसी के सब्जेक्ट से, तो अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूँगा। और आप मेरे साथ रहिए और कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, बीच में मिस न करें, क्योंकि फिर आगे आपको समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लूँ। मेरा नाम वक़ास गफ़ारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा से ताल्लुक़ रखता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल रजल चारसद्दा में मेरी सर्विस है। 2017 में NTS बेस पे भर्ती हुआ हूँ और अभी तक वहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा MSc किया हुआ है, B.Ed की हुई है। थोड़ा सा ये बता दूँ कि मैं इसको कैसे टीच करूँगा। तो इंशाल्लाह हर सेंटेंस की मैं आपको ट्रांसलेशन करूँगा, सिंपल उर्दू में बताऊँगा कि इस जुमले का मतलब क्या है। और जब टॉपिक ख़त्म हो जाए तो कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल अल्फाज, सिंपल उर्दू में कहूँ कि इस टॉपिक का असल में मकसद क्या था, ये किताब हमें क्या समझाना चाहता है। सही है। इसके अलावा मैंने इस किताब के नोट्स लिखे हुए हैं, जो कि आप ऐसा करो कि किसी भाई को वो चाहिए, किसी स्टूडेंट को चाहिए, तो कमेंट में अपना WhatsApp नंबर लिख लो। मैं वहाँ से आपका नंबर लेके तो आपको WhatsApp पे सेंड कर दूँगा। मैं अपना नंबर इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा कि फिर मेरा नंबर बहुत पब्लिक हो जाएगा। तो आप अपना नंबर लिख के कमेंट में, और मैं वहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर आपका WhatsApp नंबर लेके तो आपको WhatsApp में सेंड कर दूँगा। इसके अलावा कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो मैं आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ जाऊंगा, और जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा
लेकिन आपका इंटरेस्ट लेना इसमें ज़रूरी है। वैसे भी मैं एक मेहनत तो कर रहा हूँ, तो अगर वो फ़ायदा हो वो फ्रूटफुल हो तो मैं ज़रूर इसको आगे लेके जाऊँगा। चलो अब शुरू करते हैं। अब मैं अपनी यूनिट चैप्टर नंबर 1 है, ये 8th क्लास की जनरल साइंस बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक की 2019-2020 तालीमी साल की है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, ऑर्गन का मतलब होता है उज़ू, और सिस्टम्स का मतलब होता है निज़ाम। मतलब ये है इस यूनिट का कि इंसान के अज़ा का निज़ाम। अब इंसान के जिस्म में बहुत सारे निज़ाम होते हैं, तो कुछ निज़ाम जो है, कुछ सिस्टम जो है वो आपको 6th क्लास में पढ़ाए गए हैं, कुछ सिस्टम्स आपको 7 में पढ़ाए गए हैं, और कुछ अभी यहाँ 8 में आपको 2 सिस्टम पढ़ाए जा रहे हैं। एक है इसमें नर्वस सिस्टम, उर्दू में इसको कहते हैं आसाबी निज़ाम, और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको उर्दू में कहते हैं अमल इखराज। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं ये आपको इस चैप्टर में हम समझेंगे। और इसके अलावा इसके आप अगर थोड़ा सा नीचे देख लें, ये मैं पेज नंबर 1 पहले पेज पे मैं हूँ। ये है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का क्या मतलब है? ये इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि जब आप इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ेंगे तो आप ये इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये नीचे वाले पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाएंगे। वो कौन से पॉइंट हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको यूनिट का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहला इसमें पॉइंट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम जो कि आसाबी निज़ाम है, उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, फंक्शन का मतलब होता है काम। मतलब इसका ये हुआ कि हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम कैसे बना है, इसकी साख्त क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा इसके काम क्या है, ये क्या काम हमारे जिस्म में सर अंजाम देता है, क्योंकि हर सिस्टम का कोई ना कोई काम होता है। दूसरे पॉइंट में आप देख ले डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ये बिल्कुल फर्स्ट वो पॉइंट में हो गया, फंक्शन और वर्किंग एक चीज़ है। तीसरा ये है एक एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद एन एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन को एक एग्जांपल के ज़रिए पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है वो पीछे हम टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। इसका मतलब है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में जानेंगे। वॉलंटरी एक्शन, इसको उर्दू में इरादी अफ़आल कहते हैं। ये वो काम, हमारे जिस्म के वो काम होते हैं जो कि हमारे ख्वाहिश और इरादे के मुताबिक हम सर अंजाम देते हैं। जिससे पहले हम इरादा करते हैं तो वो काम करते हैं। फिर जैसे मैं गिलास उठाता हूँ तो ये मैं अपने इरादे से उठा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद है इनवॉलंटरी एक्शन। तो इनवॉलंटरी एक्शन को उर्दू में गैर इरादी अफ़आल कहते हैं, और ये वो काम होते हैं जिसमें हमारा इरादा या ख्वाहिश शामिल नहीं होती, जो कि ख़ुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम हो जाते हैं। मसलन इसका मिसाल ये है कि हार्ट बीट है, इंसान की दिल की धड़कनें, तो वो इंसान का इरादा इसमें शामिल नहीं है। इंसान ख़ुद इसको बंद नहीं कर सकता, इसको रवाना नहीं कर सकता धड़कन को, ठीक है। तो ये ख़ुद ब खुद दिल की जो धड़कन है, ये इंसान के जिस्म में ख़ुद ब खुद वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है। इस पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। इसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, और इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। अच्छा, तो एक तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन इस यूनिट में हम समझेंगे। इसके बाद है डिफ़ाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, इसको पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इंसान के जिस्म का वो निज़ाम है जिसको उर्दू में अमल इखराज कहते हैं, जिसमें इंसान अपने जिस्म से फाजिल मादों का इखराज करता है। उसको साइंस में एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद है ड्रा एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
मतलब ये है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाएंगे, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक्सक्रीशन सिस्टम में जब इंसान अपने जिस्म से फाजिल मादों का अखराज करता है तो उसमें किडनी का क्या रोल है। उसमें किडनी कहते हैं गुर्दे को, उसमें गुर्दे की क्या किरदार है, ठीक है। गुर्दे में उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो एक्सक्रीशन सिस्टम में या फाजिल मादों के अखराज में गुर्दे की क्या कारकर्दगी है, वहाँ पे क्या किरदार है, क्या अहमियत है, तो ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट पॉसिबल काजेज़ ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का मतलब ये है कि गुर्दे की ख़राबियाँ, गुर्दे की पेचीदगियाँ या गुर्दे की बीमारियाँ, तो उसके काजेज़ हम पढ़ेंगे। वजूहात क्या है कि इंसान का गुर्दा ख़राब हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, तो ये चीज़ जानेंगे हम इस यूनिट में। इसके अलावा सजेस्ट टेक्निक्स टू क्योर प्रॉब्लम ऑफ किडनीज़। गुर्दे की जितनी भी ये माल फंक्शनिंग है, ख़राबियाँ हैं या बीमारियाँ हैं, उसकी क्योर क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको फिर कैसे इसका इलाज करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अच्छा, in previous classes we have learned about various organs and their function in human body। पिछले क्लासों में हमने मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है और उसके काम के बारे में पढ़ा है। इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को उर्दू में आज़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लासों में पढ़ा हुआ है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम किन अज़ा को पढ़ेंगे। कुछ हमने पिछले क्लासों में पढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ हमने पिछले क्लासों में पढ़े हैं। इस क्लास में जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन है दिमाग, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा नर्व्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूट्स नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कौन सी चीज़ें नर्वस सिस्टम बनाते हैं? ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये 3 जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इससे एक निज़ाम बनता है और उस निज़ाम को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, आसाबी निज़ाम। किडनी, देयर रोल इन एक्सक्रीशन। इसमें मज़ीद हम पढ़ेंगे गुर्दे के बारे में और एक्सक्रीशन यानी अखराज, अमल अखराज में उसके किरदार के बारे में, गुर्दे के किरदार के बारे में, और किडनी प्रॉब्लम्स मतलब गुर्दे की बीमारियों के बारे में। एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस्ड, और उसके इलाज के बारे में भी बात होगी। अच्छा, अब है नर्वस सिस्टम। यहाँ से हमारा ये पहले वाला जो सिस्टम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम। व्हेनेवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट, जब कोई बंदा चलते हुए इसके पैर पे चोट पड़ती है, ही फील्स पेन, तो उसको दर्द होता है। एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच द इंजर्ड साइड, और उसका जो हाथ है वो जल्दी से अपने उस जगह, जिस जगह पे चोट पड़ी हुई है वहाँ पे चला जाता है, मतलब वो जल्दी से अपने हाथ वहाँ पे ले जाता है। हु आस्क्ड द हैंड टू रीच द साइट, किसने इस हाथ को कहा कि वहाँ पे चोट है, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे पहुँचे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किसने इस हाथ को कैसे पता चला कि पाँव पे चोट पड़ी है और ये जल्दी से उसकी मदद के लिए लपक जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो मतलब इसका ये है कि जब चोट पाँव पे पड़ती है और हाथ को पता चल जाता है, वो ख़ुद ब खुद उसकी मदद के लिए लपकता है, तो इससे ये बात साबित होती है कि कोई ना कोई निज़ाम, कोई कनेक्शन तो है ना, इस हाथ और फुट के दरमियान कोई कनेक्शन तो है, क्योंकि चोट वहाँ पड़ी है और यहाँ हाथ को इसकी ख़बर हो गई और वो वहाँ उसकी मदद के लिए लपक गया, जल्दी से वहाँ पे चला गया। तो कोई ना कोई कनेक्शन तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान
इन फुट और हाथ के दरमियान तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। In fact, there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another. किताब वाला अब ख़ुद जवाब देता है कि असल में हमारे जिस्म में एक निज़ाम है इसके लिए, जो कि एक जगह से जिस्म के एक हिस्से से जिस्म की दूसरे हिस्से तक पैगामात को, मैसेजेस को पहुंचाते हैं। एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, और जिस्म के तमाम कामों अफ़आलों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि चोट पाँव पे पड़ गई, हाथ को कैसे पता चला? तो हाथ को इस निज़ाम की वजह से पता चला जो कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, आसाबी निज़ाम कहते हैं। उसके ज़रिए हमारे हाथ को पता चला कि पाँव पे चोट पड़ी है और वो जल्दी से उसकी मदद के लिए लपक गया, वहाँ चला गया, उसकी मदद के लिए वहाँ पाँव पे जल्दी से पहुँच गया। और इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि आसाबी निज़ाम। ठीक है, मज़ीद इसको मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ। अच्छा, अब है ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इंसान का जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो दो कैटेगरी पे उन्होंने डिवाइड की हुई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सारा नर्वस सिस्टम एक ही है, लेकिन समझने में आसानी के लिए उन्होंने दो कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया है। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे एक कैटेगरी को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी कैटेगरी को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए आता है शॉर्ट फॉर्म में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए PNS आता है। सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम पे बात करना चाहूँगा। चलो पहले मैं ये थ्योरी पढ़ लूँ, तो इसके बाद फिर मैं डायग्राम पे बात करता हूँ। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्वस सिस्टम की जो दो कैटेगरीज है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शामिल किया गया है। ठीक है, मैंने इब्तिदा में आपको कहा था कि नर्वस सिस्टम असल में 3 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। इसमें एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है और एक नर्व्स है। ठीक है, तो मेन काम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है, इस वजह से इसको सेंट्रल कहा है। ये इस नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स को रखा हुआ है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी ये सारा एक नर्वस सिस्टम है जिसमें 3 ऑर्गन्स है शामिल है, और वो ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consists of a network of nerves which connect the central nervous system to all parts of body. Peripheral nervous system consists of a network of nerves. Peripheral nervous system nerves की एक जाल है, एक नेटवर्क है, which connect the central nervous system to all parts of the body, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिस्म के तमाम हिस्सों के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब इसका ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तमाम जिस्म के साथ कनेक्ट कर लेता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जिस्म के तमाम हिस्सों के साथ कनेक्ट कर लेता है। कौन कनेक्ट कर लेता है? नर्व्स। नर्व्स क्या है? आप इस डायग्राम को देख लें, इसमें जो रेड लाइंस आपको इसकी बिल्कुल तारों की जो गुच्छे नज़र आ रहे हैं, इंसान की पूरी जिस्म में फैले हुए हैं, ये नर्व्स हैं। नर्व्स का काम क्या है? तो किताब ने अभी बता दिया कि नर्व्स का काम है इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जिस्म के पूरे हिस्सों के साथ कनेक्ट करना। अब क्यों कनेक्ट करता है? ताकि इन सारे जिस्म के सारे हिस्सों की कनेक्शन जो है वो दिमाग के साथ अटैच हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ये जिस्म के सारे हिस्से दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये नर्व्स होते हैं जो जिस्म में फैले होते हैं तारों की शक्ल में, बिल्कुल तारों की गुच्छों के शक्ल में, और वो तमाम पूरी जिस्म में फैले होते हैं और वो दिमाग को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम में मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है,
देखो, इंसान के जिस्म में एक निज़ाम होता है जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, आसाबी निज़ाम। इसमें 3 ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ और इससे ये पूरा निज़ाम बनता है। इसमें एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स। आपको इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ब्रेन है, ये जो रीढ़ की हड्डी में, ये रीढ़ की हड्डी जो है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। और ये जितनी भी जिस्म में ये रेड लाइंस नज़र आ रही है, ये पूरी जिस्म में गुच्छों के तारों की शक्ल में ये पहले होते हैं, इसको नर्व्स कहते हैं। अब जब इंसान के जिस्म पे कोई मसला होता है, कोई थ्रेट उसको होता है, चोट लगती है या कोई मक्खी मच्छर बैठ जाता है, तो इन लाइंस के ज़रिए ये कनेक्शन जो है वो दिमाग के साथ लगा होता है। तो इन लाइंस के ज़रिए एक पैगाम जाता है दिमाग को कि जिस्म के साथ ये मसला है, जिस्म के इस हिस्से के साथ। दिमाग इसको प्रोसेस करता है और इसको वापस उस जगह पे भेज देता है। और एक प्रोसेस करने के बाद दिमाग एक ऑर्डर को क्रिएट करता है और वो ऑर्डर जो है वो जिस्म के उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां से ये गया था, कि आपने इस ख़तरे को कैसे निपटना है और इसके साथ अब क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायग्राम में सॉरी इस डायग्राम में आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हाथ में मच्छर ने इस बंदे को काट लिया, ठीक है। अब इस हाथ पे जब मच्छर ने इसको काट लिया तो यहाँ इस हाथ में जो इसके नर्व्स हैं, इसके ये जो तार है ये रेड कलर के जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट होता है। यहाँ के जो न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन इसको समझ लेता है कि कोई मसला है, किसी चीज़ ने काट लिया है, ठीक है। तो हाथ में से न्यूरॉन एक मैसेज क्रिएट करता है दिमाग के लिए कि ये मसला है मेरे साथ। अब वो मैसेज जो है इस रेड कलर की जो लाइन है, इसमें एक नर्व को एक दे देता है। वो नर्व इसको लेके तो यहाँ पे आके तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में इसको वो यहाँ आके तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाता है। अब एक चीज़ आप जहन में डाल लें कि स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स नहीं होता, ठीक है। आपको सारी जिस्म में नर्व्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स नहीं होता। तो एक तो ये क्लियर कर ले इस बात पे जहन कि नर्व जो होते हैं वो असल में उनका काम क्या होता है। एक देखो, एक होता है नर्व और एक होता है कि न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो एक छोटा सेल होता है, सेल्स होते हैं जिससे हमारा पूरा जिस्म, वो हर जगह पे न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से भरा होता है, ये जो ब्रेन है ये न्यूरॉन से भरे होते हैं। इसके अलावा ये जो नर्व्स हैं ना, ये भी न्यूरॉन से ही बने होते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन का असल में काम क्या है? न्यूरॉन का असल में काम ये है कि जिस्म में कोई भी मसला हो, कोई भी थ्रेट हो या कोई भी सेंसेशन, कोई एहसास हो, तो उसको दिमाग तक पहुंचाना इनका काम है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में डाल ले कि ये नर्व जो है ये भी असल में न्यूरॉन से बने हैं लेकिन ये तारों की शक्ल में है, ठीक है। इसने बहुत सारे न्यूरॉन मिलके तो एक तार की शक्ल बनाई हुई है, सही है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग में ये तार की शक्ल में नहीं होते। ये बिल्कुल जो सेल होते हैं ना, वो अलग अलग से टिनी पार्टिकल्स, ये टिनी सेल्स जो होते हैं ये बिल्कुल अलग से फिर रहे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। और हमारा पूरा जिस्म की हर जगह जो है वो न्यूरॉन से भरा हुआ है। तो जैसे ही इसको मच्छर यहाँ हाथ पे काटता है तो एक मैसेज दिमाग की जानिब वो सफ़र करना शुरू कर देता है। तो जब वो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचता है तो अब नर्व्स जो है वो तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो तो ये जो तारे आपको नज़र आ रही है ये नर्व्स हैं। तो ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो वो मैसेज को न्यूरॉन को दे देता है। अच्छा सॉरी, वो रिमूव हो गया था। यहाँ से जब मैसेज आता है यहाँ पे, तो जब ये नर्व्स के ज़रिए वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स नहीं होते। तो यहाँ पे वो मैसेज वो न्यूरॉन को हैंड ओवर करता है।
अब न्यूरॉन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिमाग तक इस मैसेज को पहुंचाए, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ दिमाग तक पहुंच जाता है। इस मैसेज में ये होता है कि मुझे क्या मसला है, ठीक है। यहाँ जब मैसेज क्रिएट हो रहा था तो वो सारा जो मच्छर की काटने का जो डिटेल्स है ना, वो यहाँ पे मैसेज में वो सेट हुई होती है। तो जब वो दिमाग तक पहुँचता है, दिमाग उसको प्रोसेस करता है कि ये क्या मसला है, उसको समझता है और उसके लिए एक ऑर्डर और एक सलूशन उसके लिए पेश करता है और वापस इस न्यूरॉन को दे देता है और न्यूरॉन इसको वापस इस स्पाइनल कार्ड में ला के वापस ही में न्यूरॉन ही स्पाइनल कार्ड में ला के यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही वो ये स्पाइनल कार्ड से निकलता है तो यहाँ पे नर्व, अब इसने नर्व्स को ये चीज़ ये ऑर्डर जो दिमाग की तरफ से आ रहा है इसने नर्व्स को हैंड ओवर करना है। तो यहाँ पे नर्व्स को हैंड ओवर कर देता है और वो नर्व वापस इस हाथ तक ले आता है, ठीक है। तो फिर हाथ को समझ आ जाती है कि अच्छा ये मच्छर ने काटा है, अब मैंने क्या करना है, ख़ुद को कैसे सेव करना है और क्या इसके लिए क्या हिकमत अमली और इससे कैसे निपटना है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब ये आपने अगर देखा तो असल में पूरा नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं। पूरे नर्वस सिस्टम को अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो एक मैसेज जाता है जहाँ पे जिस जगह पे थ्रेट होना, जिस जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल मच्छर ने काट लिया तो वहाँ पे मसला हो गया, तो इसको इफ़ेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस कहते हैं इसको स्टिमुलस कहते हैं। ये बाहर की तरफ से जो स्टिमुलस आपको मिलता है, कोई ख़तरा होता है, कोई चोट लगती है, कोई मच्छर मक्खी बैठ जाती है, तो पूरा नर्वस सिस्टम अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो मैसेज दिमाग तक जाता है, लेकिन जाता कैसे है वो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। फिर दिमाग इसको प्रोसेस करता है, इसको समझता है कि क्या मसला है, इसके लिए हल तलाश करता है, इससे बचने का तरीक़ा सोचता है और फिर वापस जो है वो मैसेज जिस जगह से गया था वहाँ पे आ जाता है। समझ आ गई। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में असल में हम अपने जिस्म से बाखबर रहते हैं कि हमारे जिस्म में क्या कुछ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे के जिस्म में नर्वस सिस्टम ना हो, ठीक है, तो आपके ख्याल में उसको क्या मसला होगा। उसका होगा कि उसको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सांप ने काट लिया, किसी मच्छर ने काट लिया, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि मुझे किस चीज़ ने काट लिया है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे एक पाँव काटते हैं ना, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि मेरे पाँव कट गई, ठीक है। अगर राह चलते हुए उसके पाँव को चोट लग गई और उससे खून बहने लगा, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि मेरे पाँव जो है वो उस पर चोट लगी है, उसको कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो आप सोचो कुछ ही टाइम में उसका सारा खून निकल जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये नर्वस सिस्टम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो कि हमारे जिस्म में है, जिससे हम अपने जिस्म से बाखबर रहते हैं। हमको पेन होता है, हमको दर्द होता है, ये दर्द इस चीज़ का एहसास होता है कि आपको कोई मसला है, आप इसके लिए कुछ करो, ठीक है, अपने आप को बचाओ। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की मसलहत से होती है और इस में मसलहत यही है कि आप अपने जिस्म से बाखबर रहें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं देखा होगा जब किसी का ऑपरेशन हो रहा हो तो उसको कोई एनेस्थीसिया देते हैं या कोई जिस जगह का ऑपरेशन हो रहा हो उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं, पर वो जगह जो है वो उसको अगर आप छुरी से काट लो वो काट लेते हैं लेकिन मरीज़ को दर्द नहीं होता। तो असल में क्या होता है, वो इस इंजेक्शन में ऐसी दवाई होती है जो उस जगह की न्यूरॉन को जो है वो बेहोश कर देते हैं। जब वो कट लगाते हैं ना, न्यूरॉन बेहोश रहते हैं, वो मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो वहीं पे पड़े होते हैं। तो वो मैसेज जब दिमाग को नहीं जाता तो आपको फिर दर्द भी नहीं होता, ठीक है ना। तो असल में आप इसको यूँ समझ लो कि ये न्यूरॉन जिस्म की पल पल की ख़बर जो है वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। मेरे ख़्याल में मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर लिया। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब न्यूरॉन में काफ़ी नीचे टॉपिक भी आ रहा है, लेकिन ये मैंने सिर्फ नर्वस सिस्टम को एज अ होल आपको बयान किया। बाकी न्यूरॉन को आप समझेंगे कि न्यूरॉन क्या है और कैसे ये क्या हो कुछ। अच्छा, बातें हैं न्यूरॉन और नर्व सेल।
अच्छा, अब आते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल। देखो, सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि न्यूरॉन और नर्व सेल दोनों एक ही चीज़ है। न्यूरॉन को नर्व सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सेल है और इसमें अपना न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, इसमें ये भी समझ ले कि नर्व और नर्व सेल दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पे नर्व आता है तो नर्व का वो मतलब है जो ये ऊपर के डायग्राम में लाइंस थी ना, जो रेड कलर की जो तारें होती हैं, जो फाइबर होती है इंसान में, उसको नर्व कहते हैं। और नर्व सेल जो है वो न्यूरॉन को कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन असल में ये सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ है, इसलिए न्यूरॉन बहुत ज़्यादा अहम है कि आप इसको समझ लें। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन या नर्व सेल ये नर्वस सिस्टम की सबसे बुनियादी बनावटी लिहाज से और फंक्शनल मतलब काम के लिहाज से ये सबसे छोटे से छोटा इकाई है। आप इस जुमले को अगर समझ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूरॉन की कितनी अहमियत है। नर्वस सिस्टम के जो बनावट है, जो इसकी साख्त है ना, पूरा नर्वस सिस्टम इस न्यूरॉन से बना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नर्वस सिस्टम एक बिल्डिंग है तो ये न्यूरॉन इसकी एक एक ईंट है। इसी तरह काम के लिहाज से भी ये सबसे छोटे से छोटा इकाई है, क्योंकि अगर आप नर्वस सिस्टम में से न्यूरॉन ही निकाल दे तो सारा नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि ब्रेन सारा न्यूरॉन से भरा है, स्पाइनल कॉर्ड सारा न्यूरॉन से भरा है। इसके अलावा नर्व्स जो है, जो तारें होती हैं, वो सारे जो है वो भी न्यूरॉन से बने हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन असल में नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर के लिहाज से, मतलब इसकी साख्त के लिहाज से और इसके फंक्शन, इसके काम के लिहाज से ये सबसे छोटे से छोटा इकाई है। मतलब जब जो नर्वस सिस्टम का काम है ना, वो भी न्यूरॉन के बगैर नहीं हो सकता, उससे बना है। जितने भी काम है वो न्यूरॉन के थ्रू ही होते हैं। और जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो इसकी शक्ल है, जो नर्वस सिस्टम की पूरा जो निज़ाम है, तो वो भी न्यूरॉन से बना है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। क्या चीज़? ये जो न्यूरॉन है, किस चीज़ की? नर्वस सिस्टम के, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। वही बात जो मैंने कही कि नर्वस सिस्टम की हर चीज़, ये तीनों चीज़ें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सारे न्यूरॉन से बने हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये अक्सर एनटीएस के ये ऑब्जेक्टिव्स में आती है। जितनी मैं जो बात करता हूँ कि नर्वस सिस्टम में मैसेज दिमाग को जाता है, फिर वो दिमाग प्रोसेस करता है, फिर वो एक ऑर्डर बना के तो वो वापस उस जगह पे भेजता है। तो ये जब ये मैसेज जाता है ना, तो ये किस शक्ल में जाता है? ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल का मैसेज है वो यहाँ पे, जो हाथ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मच्छर ने काटा तो उंगली में न्यूरॉन ने मैसेज लिख लिया बिल्कुल मोबाइल जैसा, वैसा मैसेज तो नहीं है। ये मैसेज जो है ये सिग्नल की शक्ल में जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जी, जो बिजली की तारें हैं ना, इसमें जो करंट जाती है, बिल्कुल इसी तरह ये एक सिग्नल जाती है। उस सिग्नल में मैसेज छुपा होता है। और वो कौन सी शक्ल में जाती है? सिग्नल की बहुत सारे किस्में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी टीवी या डिश एंटीना, ये जो एंटीना के ज़रिए जितनी टीवी, रेडियो वगैरह में ये सिग्नल आते हैं, ये असल में रेडियो सिग्नल है। तो अब ये कौन सा सिग्नल है जो अगर हाथ पे मच्छर काट ले तो वो दिमाग को एकदम से वो सिग्नल पहुंच जाता है? तो वो कौन सा सिग्नल है? तो ये आपने याद रखना है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक केमिकल सिग्नल, ये दोनों को की कम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहते हैं। अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक भी आया है, ये बिल्कुल बिजली की करंट जैसा, ये एकदम से जो है वो दिमाग तक पहुंच जाता है। और दूसरा आप ये भी जहन में रखिए कि न्यूरॉन को ये जो मैसेज है ना, ये जो सिग्नल की एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की शक्ल में जाता है, इसको नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो फिर आपको समझ आना चाहिए। अगर कभी मैं ऐसा कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ पे मच्छर ने काटा तो एक नर्व इम्पल्स दिमाग की तरफ गया,
तो मेरा मतलब होगा कि मैसेज गया, ठीक है। तो इस मैसेज को नर्व इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि असल में न्यूरॉन जो है ना, उसने सारा नर्वस सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस शक्ल में अगर आप देखें तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि न्यूरॉन जो है ना, ये असल में दिमाग के लिए काम करते हैं। ये दिमाग के जासूस है जो पूरे बदन में, पूरे जिस्म में इंसान के पहले होते हैं, और ये पूरा जिस्म इंसान का न्यूरॉन से भरा होता है, ठीक है। बिलियंस न्यूरॉन होते हैं इंसान के जिस्म के हर हिस्से में, ये जासूस मौजूद होते हैं, क्योंकि हर काम तो दिमाग ने ही कंट्रोल करना है। तो जब दिमाग ने कंट्रोल करना है, उसके हुक्म से सब होता है, तो फिर दिमाग ने तमाम जिस्म में इन जासूसों की मदद से वो काम करते हैं। ये न्यूरॉन असल में दिमाग के जासूस है जो हर जगह पे पहले होते हैं। जैसे ही कहीं पे कुछ हो जाए ना जिस्म में, ये न्यूरॉन फ़ौरन जो है वो दिमाग के पास पहुंच जाते हैं, मैसेज, वो नर्व इम्पल्स उन तक पहुंचा देते हैं कि वहाँ पे ये मसला हो गया है, और फिर दिमाग प्रोसेस करते हैं और उसके लिए फिर कोई हुक्म जारी करता है कि अब इससे क्या कैसे निपटना है, ठीक है। तो असल में ये न्यूरॉन जो है ना, ये बिल्कुल दिमाग के लिए जासूसी का काम करते हैं। और ये जाते कैसे, आप इसमें देख ले, ये न्यूरॉन जब इसको कुछ मसला नज़र आ जाते तो फ़ौरन दिमाग की तरफ भागते हैं। तो उसके जाने का रास्ता कौन सा है? तो उसके जाने का रास्ता ये है जो आपको स्लाइड में दिखा रहा है, जिस पे मैंने ये लाइन खींची, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इसके जाने का रास्ता है दिमाग तक जितनी भी ये न्यूरॉन जाते हैं और ये मैसेजेस उन तक पहुंचाते हैं, तो वो सारे स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही जाते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा कि न्यूरॉन असल में दिमाग का जासूस है, और वो ये तमाम पैगामात उन तक पहुंचाते हैं। जिस्म में जो कुछ भी हो रहा होता है तो वो जिस्म तक पहुंचाते, और उसके जाने का रास्ता कौन सा है, वो इसकी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही ये जाती हैं। पहले तो जिस्म के हिस्सों से इन नर्व्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि स्पाइनल कॉर्ड असल में नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो नहीं होती, इस वजह से फिर आगे फिर न्यूरॉन की शक्ल में जाते हैं, और फिर दिमाग में भी न्यूरॉन के थ्रू ही ये सारा सब कुछ होता है, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये असल में एक्सटेंशन बोर्ड जैसा काम करते हैं। ये जो बिजली की एक्सटेंशन बोर्ड होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पंखा लगाना हो और नज़दीक उसके मतलब जो बिजली का कनेक्शन है, जो उसका प्लग है, उससे वो जगह बहुत दूर है, तो आप बीच में एक्सटेंशन बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक तार के ज़रिए एक्सटेंशन बोर्ड में बिजली जाती है, और फिर वहाँ पे आप 4, 5, 6 स्विचेस लगा के तो 4, 5, 6 पंखों को फिर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें बिजली पहुँचा सकते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह काम करता है। अगर मैं इस डायग्राम में आपको वो थोड़ा सा मैं आपको उसका बता दूं, तो वो ऐसे काम करता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, एक मैसेज ने जब दिमाग को पहुंचना होता है, तो उसके लिए जब वो स्पाइनल कॉर्ड आता है, वो मेन कनेक्शन जो प्लग है ना, वो तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सब चीज़ों ने दिमाग को जाना है, ठीक है। उससे जो मैं कहता हूँ कि एक्सटेंशन बोर्ड है, तो उससे ये एक लाइन इस तरह स्पाइनल कॉर्ड में इस जगह तक आई होती है, ठीक है। फिर जिस्म के हर हिस्से का कनेक्शन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में लगा होता है। यहाँ हाथ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन लगा होता है, इस हाथ से यहाँ पे लगा होता है, पाँव से लगा होता है, यहाँ से हर जगह का कनेक्शन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में लगा होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल एक्सटेंशन बोर्ड जैसा काम करते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तार है, ये जो नर्व्स हैं ना, वो सारे तो दिमाग को नहीं जा सकते, सही है ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है, वो सारे जो जितने भी कनेक्शंस हैं ना, वो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आगे न्यूरॉन का काम है, वो यहाँ से चीज़ें जो है वो दिमाग को जो मैसेजेस है वो सप्लाई करती है, और वहाँ से वापसी की मैसेजेस भी यहाँ तक लाती है। अच्छा, ये काफ़ी हो गया, अब चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था
न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का। अब ये जिस चीज़ से ये नर्वस सिस्टम बना है, जो कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन जो कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हैं, तो इसका शक्ल कैसा है, ठीक है, ये कैसे बना है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इस शक्ल में ये सारे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। आप देख लें कि मैं आपको अगर बताऊं कि अगर हम इस न्यूरॉन को ब्रॉड पिक्चर में समझें तो इसके दो हिस्से हैं। ये देखो, इसको कहते हैं सेल बॉडी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक सेल है और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो मैंने दायरा इंसर्कल किया, ये असल में न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये इसकी दुम है। दुम मैंने वैसे ही कह दिया, मतलब आपकी समझने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि ये न्यूरॉन की दुम वाली साइड है और इसको कहते हैं क्या, एक्सॉन, ये वाला, ठीक है, इसको एक्सॉन कहते हैं। अच्छा, और जो सेल बॉडी है तो उसमें फिर क्या कंपोनेंट्स हैं। आप देखिए हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो इसमें भी ये एक न्यूक्लियस है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की इर्द गिर्द जो है वो एक जेली होती है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये वाला यहाँ पे जो है, ये जो वाइटिश कलर का है और ये जो धब्बे से हैं इसमें, तो ये असल में ये जेली है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक वाटरी फ्लूइड सा होता है इसके बीच, सही है। और जो सेल बॉडी की ये ब्रांचेस आपको नज़र आ रही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये सारे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, सही है। और अगर आप एक्सॉन की तरफ आ जाए, ये इस साइड जो दुम वाली साइड है, तो इसकी आखिर में भी यहाँ पे ब्रांचेस लगी हुई है, ये देख लो, इसको कहते हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन की आखिरी टर्मिनल एंड्स हैं, ठीक है। तो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन इसको कहते हैं। और जो सेल बॉडी का, जो ये सेल बॉडी के क्या है, जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, ये वाला, सही है। अब इसका काम क्या है, मैं इसका काम भी आपको समझाता हूँ, ये क्यों है। ये वाला जो है इसको टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन कहते हैं, और ये जो है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। इसका काम ये है कि जब इसने न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाना होता है ना, तो एक न्यूरॉन, ये सारे, ये तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है जिसम में, ये सारे एक दूसरे से लगे होते हैं। तो जब एक मैसेज होता है तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, ठीक है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह ये दिमाग तक पहुंच जाता है, सही है ना। तो इन डेंड्राइट्स का काम ये है कि ये दूसरे न्यूरॉन के जो एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स है ना, ये जो इसकी दुम है, तो उसके साथ इस सेल बॉडी के ये डेंड्राइट्स लगे होते हैं। समझ आ रही है, मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जो मैंने इंसर्कल किया हुआ है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन की दुम लगेगी जो कि इस न्यूरॉन का सेल बॉडी है, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इस न्यूरॉन का सर है। इस न्यूरॉन के सर से ये जो मैंने इंसर्कल कर रहा हूँ, इसके साथ दूसरी न्यूरॉन का दुम लगेगा और इसी ब्रांचेस के ज़रिए वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, सही है ना। अगर आप देखें तो दुम पे भी कनेक्शन के लिए ये ब्रांचेस हैं, लेकिन वो एक्सॉन के हैं। तो इसी तरह ये सारे जिस्म में ये सारे न्यूरॉन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, सही है। तो जब इंसान के जिस्म से कोई मैसेज जाता है तो सबसे पहले वो जिस्म के हिस्से से जब निकलता है यहाँ से मैसेज, फॉर एग्ज़ाम्पल पाँव की उंगली पे फॉर एग्ज़ाम्पल सांप ने काटा, तो वहाँ से एक मैसेज नर्व के ज़रिए, जो तारें होती है, मैंने कहा था जिस्म की बॉडी में तारों के ज़रिए वो सफ़र करती है, तो तारों के ज़रिए, वो नर्व्स के ज़रिए वो कहाँ तक जाती है, वो जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक। अब कहाँ जाना है इसने कहाँ जाना है, इसने दिमाग में जाना है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाती है तो वहाँ स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन को दे देती है, क्योंकि नर्व्स जो है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो नहीं जा सकती, तो वहाँ न्यूरॉन को मैसेज मिल जाता है। तो फिर ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ये दिमाग तक पहुँच जाता है, ठीक है। और इसी तरह वापसी का सफ़र भी होता है। तो मेरा मतलब ये है कि इसी तरह न्यूरॉन का एक पूरा जाल है हमारे जिस्म में, जो कि जिस्म के बॉडी में इसको बिल्कुल फाइबर, एक तार, एक केबल की तरह होते हैं, और मतलब सारे न्यूरॉन मिलके एक केबल बनाते हैं
और उसको फिर नर्व कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि न्यूरॉन ये नर्व जो है, जिसको मैं अक्सर तारे कहता हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए कहता हूँ, आपकी समझ के लिए कहता हूँ, हालांकि इसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। ये नर्व जो है ये स्पाइनल कार्ड और दिमाग में नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ न्यूरॉन होते हैं। ये जिस्म के हिस्सों में होते हैं, जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे ये नर्व्स होते हैं। लेकिन जैसे ही मैसेज स्पाइनल कार्ड तक पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पे नर्व का काम ख़त्म हो जाता है, वहाँ से फिर न्यूरॉन इसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये इतना रैपिड होता है ना, ये सारा जितना भी इसका ये सफ़र है मैसेज का, ये इतना तेज़ी से जाता है और तेज़ी से वापस आता है कि इसको आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सारा अमल 1 सेकंड में होता है। ये बहुत ही तेज़ होता है, ये मिली सेकंड से भी कम होता है, ठीक है। तो आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी तेज़ी से ये जाता है, बिल्कुल बिजली की सी रफ्तार में जाता है और बिजली की सी रफ्तार में वापस आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप किसी गर्म पतीले के साथ आपकी उंगली टच हो जाए ना, तो वो एकदम से दिमाग को मैसेज चला जाता है कि इस तरह कोई गर्म चीज़ है और वो सारा डिटेल उसमें होता है। दिमाग उस पर प्रोसेस करके उस पर ऑर्डर जारी करती है। जब वो ऑर्डर जारी करके तो वो वापस ही उसी फिंगर पे आ जाती है जो पतीली के साथ टच है। अभी तक वो टच पड़ा होता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता, उसको तो पता तब लगेगा जब ये दिमाग का ऑर्डर उस तक पहुँचे। तो जब दिमाग का ऑर्डर पहुँच जाता है तो उस ऑर्डर में ये होता है कि आप अपनी उंगली हटा दें, क्योंकि ये गर्म है, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा, तो जल्दी से आप उंगली हटा लेते हैं, ठीक है। अब आपने नोट किया होगा जैसे आप पतीले के साथ, गर्म पतीले के साथ आपकी उंगली टच हो जाती है ना, और जल्दी से उसको पीछे खींच लेते हैं। ये बहुत जल्दी होता है, ये मतलब आपको समझ भी नहीं, आपको फिर बाद में समझ आता है कि यार ये तो कोई गर्म चीज़ थी, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका उंगली टच होता है गर्म चीज़ से और आप इसको हटाते हैं, तो इस टच होने, ये उंगली जब टच हो जाती है और इसको हटाते हैं, इस बीच का जो कि जितना टाइम है उसमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, ये मैसेज दिमाग तक पहुंच चुका होता है और फिर उसके बाद वापस वो आ भी चुका होता है और उसने उंगली को समझाया भी होता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। ये इतना तेज़ होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितनी तेज़ी से सफ़र करते हैं और ये सारा प्रोसेस कितना तेज़ होता है। अच्छा, मतलब आप गर्म पतीले से आप जैसे ही अपनी उंगली को टच करते हो ना, और आप जल्दी से इसको हटाते हो, ये टच करने और हटाने के बीच का जो टाइम है वो आप खुद सोच ले वो कितना होगा। जैसे ही उंगली टच हो जाती है, हमने तो ये देखा है कि जैसे उंगली टच हो जाती है जल्दी से इंसान हटा लेता है। अब जैसे उंगली टच हो जाती है और ये आप हटा ले, इसके बीच का बस ये टच होने और हटाने के बीच का जो टाइम है ना, इसमें ये सारा प्रोसेस हो जाता है कि यहाँ से मैसेज दिमाग चला जाता है, दिमाग इसको प्रोसेस भी कर लेता है, फिर मतलब उस पर डिसीजन भी ले लेता है और इसको वापस उंगली में भेज देता है, और ये सारा प्रोसेस इस छोटे से टाइम में वो हो जाता है। मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि बिजली की करंट जैसी तेज़ी के साथ ये सब कुछ होता है, ठीक है। और ये हर वक्त हमारे जिस्म में होता रहता है। कुछ चीज़ों को आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि कोई मच्छर काटता है या कोई सांप काट लेता है या कोई गर्म चीज़ के साथ इंसान की हाथ या पाँव टच, जिस्म का कोई हिस्सा टच हो जाए, तो आपने देखा होगा ये बहुत बिल्कुल ख़ुद बहुत हो जाता है। आपको फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो गर्म था। जैसे ही किसी चीज़ से उंगली टच हो जाती है जल्दी से हाथ को हटा लेते हैं। जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता कोई सांप को किसी को काट लेना, आप जल्दी से अपनी पाँव खींच लेते, फिर बाद में पता चलता है कि यार वहाँ पे कुछ था। तो ये सब कौन कर रहा होता है, क्योंकि आपको तो बाद में पता चलता है। ये सब उस टाइम इस नर्वस सिस्टम की वजह से होता है और ये सब कुछ दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, वो इस चीज़ पे डिसीजन ले रहा होता है और वो इतनी तेज़ी से डिसीजन लेता है कि आप भी नहीं समझ पाते कि ये कब हुआ, कि मैंने कैसे अपने हाथ को इतनी जल्दी से वापस हटा लिया या अपने पाँव को हटा लिया। चलो अब इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में बस करते हैं, इंशाल्लाह बाद में बाकी पढ़ेंगे या देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अगर इसके साथ रिलेटेड टॉपिक हैं तो वो
अच्छा ये भी, हाँ बस ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, इसको पढ़ लेते तो फिर इसको स्टॉप कर लेते हैं। क्या हुआ? हेलो, मेरे ख्याल में काम करना छोड़ दिया है मोबाइल ने। अच्छा अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया हूँ। सॉरी अगर कोई आपको इसमें डिसकनेक्शन महसूस हुई, क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग हो गया था। तो अभी मैं फिर इस स्लाइड पे पहुँच चुका हूँ। अभी तो तक तो ठीक काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा स्लाइड सेट करके ना तो फिर पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है नर्व हैं, ठीक है, ये नर्व को मैं पे काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले कि मतलब अभी इसका टॉपिक अभी आया, लेकिन ये मैं कर चुका हूँ एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डिटेल इन्होंने नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये 2 सेंटेंसेस 2 लाइंस में इसकी डिटेल्स है। अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट। एक नर्व जो होता है वो देखो ना, केबल लाइक बंडल होता है किस चीज़ का? एक्सॉन का। एक्सॉन किस चीज़ का हिस्सा है? वो असल में अपनी पिछली स्लाइड में देखा ना, वो सिल का दुम वाला साइड था, ठीक है। तो ये नर्व जो है ये न्यूरॉन से बना होता है, लेकिन न्यूरॉन में उसमें वो जो दुम वाला साइड है ना वो होता है, मतलब वो दुम वाली साइड जिसको एक्सॉन कहते हैं। तो ये एक्सॉन से बना होता है, ये फाइल, ये केबल जो होता है, ये जो नर्व होता है जिसको फाइबर भी हम कह सकते हैं, जिसको मैं तारे कहता हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो असल में वो किस चीज़ से बना होता है? वो न्यूरॉन के एक्सॉन से बना होता है। नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व का असल काम क्या है? वो मैसेज को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। अगर आप इस जुमले को देख लेना तो इससे आप देखिए ये जगह पे कि ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, मतलब इसका कि जिस्म के एक हिस्से से दूसरी जगह पे मैसेज को पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कहा कि ब्रेन को पहुंचाते हैं या स्पाइनल कार्ड को पहुंचाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो नर्व का काम ही नहीं है, वो तो न्यूरॉन का काम है। मैंने कहा था ना, स्पाइनल कार्ड और दिमाग में न्यूरॉन का वो ट्रांसमिशन करते हैं मैसेज का। मैसेज एक दूसरी जगह से पहुँचाते हैं न्यूरॉन, किस जगह में? स्पाइनल कार्ड और दिमाग में। अब नीचे अगर जितनी बॉडी में ट्रांसमिशन होती है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, वो सारा कौन करता है? वो नर्व करता है, ठीक है। तो नर्व ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर काम करता है, और न्यूरॉन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर काम करता है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की किस्में कितनी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप्स। काम के लिहाज से न्यूरॉन की 3 किस्में हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। ये इसके नाम है, आपने इसको जहन में रखना है कि न्यूरॉन की 3 किस्में हैं। एक को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, एक को मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और एक को इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये इसके काम के लिहाज से हैं, ठीक है। ये सारी न्यूरॉन असल में एक जैसे होते हैं, लेकिन काम उनके अलग अलग होते हैं, इसलिए नाम अलग दिए होते हैं। बाकी इनकी शक्लें, स्ट्रक्चर सब कुछ एक जैसा होता है, ये एक जैसे ही न्यूरॉन होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ न्यूरॉनों के लिए अलग काम रखे हुए, कुछ न्यूरॉन के लिए अलग काम रखे हुए। इस वजह से साइंसदानों ने इसको अलग अलग नाम से नाम दिया है ताकि हम इसको पहचान सकें। तो अब सेंसरी न्यूरॉन है, तो सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ईयर्स, आइज, स्किन, टंग, नोज एट्सेट्रा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो जिस्म के हिस्सों से, जो कि ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज एट्सेट्रा सब है, इससे मैसेज को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जिस्म के हिस्सों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाने वाली न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, सही है। तो
मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स मसल्स एंड ग्लैंड्स। और मोटर न्यूरॉन जो है उस तरफ से जो मैसेज फिर आता है, जब दिमाग इसको प्रोसेस कर लेता है और वहाँ पे वो डिसीजन बना लेता है, तो उसको फिर जब वापस लाते हैं तो वो फिर मोटर न्यूरॉन लाते हैं। और कहाँ पे लाते हैं? जहाँ से वो गया था, मसल्स एंड ग्लैंड्स वगैरह में, ठीक है। और फिर आप देखिए आई लिखा हुआ है। आई मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं दैट इज़, और उर्दू में इसको यूँ कहेंगे कि यानी कि द पार्ट विच रिस्पॉन्ड, यानी कि उस जगह पहुंचाते हैं जिसने रिस्पॉन्ड करना होता है उस थ्रेट को, उस ख़तरे को जो उसके जिस्म को लाहक है, मतलब मच्छर ने काटा है या सांप ने काटा हुआ है या गर्म चीज़ें, तो जिस हिस्से ने अब एक्शन लेना है और उस ख़तरे से निपटना है उस तक ये मैसेज पहुंचाता है। और फिर क्या है? द पार्ट विच इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन ये तीसरे वाला किस्म है, न्यूरॉन की तीसरे वाला किस्म। इंटर न्यूरॉन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है। ये जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं होता, बस ये सिर्फ इन 2 जगहों में इस किस्म का न्यूरॉन होता है जिसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इसका काम क्या है? दे फॉर्म ए लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में राबिता कायम करता है। इस टॉपिक को अब मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। न्यूरॉन क्या चीज़ है? न्यूरॉन वो चीज़ है कि ये जिस्म के तमाम हिस्सों से मैसेजेस को दिमाग में पहुंचाते हैं, और दिमाग से जो ऑर्डर बनता है प्रोसेसिंग के बाद, तो उसको वापस जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इसको न्यूरॉन कहते हैं। इसका काम है मैसेजेस पहुंचाना। ये बिल्कुल दिमाग की जासूस की तरह काम करते हैं, ठीक है। पूरे जिस्म में हर जगह पे ये मौजूद है और बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, बिलियंस की तादाद में होते हैं। अच्छा, अब न्यूरॉन की किस्में हैं तीन किस्में हैं। एक को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, एक को मोटर न्यूरॉन कहते हैं, एक को इंटर न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसकी जिम्मेदारी ये लगी है कि आपने जिस्म के हिस्सों से दिमाग को मैसेज पहुंचाना होता है। और मोटर न्यूरॉन का क्या जिम्मेदारी है? तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि आपने फिर वापसी का जो मैसेज है जो दिमाग से जिस्म के हिस्सों को पहुंचाना होता है वो मोटर न्यूरॉन लेके आता है, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन इस सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के आपस में जब इसकी कनेक्शन की ज़रूरत होती है तो वो इंटर न्यूरॉन इसमें बीच का किरदार अदा करता है। जैसे आपने 2 पाइपों को जोड़ना होता है ना, तो बीच में वो चीज़ लगाते हैं जो उसका होता है। तो इस तरह इंटर न्यूरॉन जो है ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को बीच में कनेक्ट करते हैं। सही है। सिंपल ये आप जहन में डाल लें कि सेंसरी न्यूरॉन जिस्म से ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाता है वो सेंसरी न्यूरॉन का काम है। अब ब्रेन से वापस जिस्म के हिस्सों को मैसेज पहुंचाने के लिए मोटर न्यूरॉन की जिम्मेदारी लगाई गई है, ठीक है। बाकी न्यूरॉन सब एक जैसे है, लेकिन ले जाने वाला और ले आने वाला उसको अलग अलग नाम दिया है। अल्लाह ताला ने कुछ न्यूरॉन को ले जाने वाला जो दिमाग को मैसेज को ले जाता है उसकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। कुछ की ये जिम्मेदारी लगाई हुई है कि यार आपने जब मैसेज पहुंचाया बस आपका काम ख़त्म हुआ, आपने सिर्फ पहुंचाना होगा। अब उस साइड से जिसने लाना है, जिन न्यूरॉन ने मैसेज को वापस जिस्म में लाना है, उसको फिर क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और इंटर न्यूरॉन इन 2 न्यूरॉनों को आपस में जोड़ लेते हैं। इस शक्ल में ये सब एक्सप्लेन किया है, आप इसको देख ले। ये जो है ना, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन है कि इस शक्ल में आपको कितने न्यूरॉन नज़र आ रहे हैं? सोचें और जवाब जहन में सोचें, फिर मैं बताता हूँ। इसमें 4 न्यूरॉन है। देखो, एक तो ये न्यूरॉन है, ठीक है, और एक ये न्यूरॉन है, और एक ये न्यूरॉन है जो इसने वैसे ही लगाया हुआ है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी इस डायग्राम में, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। और ये एक यहाँ पे है जिसने इन 2 को कनेक्ट किया हुआ है, इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं इसको। सही है। तो ये 4 न्यूरॉन है इसमें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे न्यूरॉन 4 लिए हैं कि ये एक देखो, ये वाला जो है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन है, सॉरी।
ये वाला सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन कौन सा होता है? जो दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं इस साइड से, जिस्म के किसी हिस्से से दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं। और ये वाला जो है ना, ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन कौन होता है? वो दिमाग से फिर जिस्म के हिस्सों को वापसी का मैसेज लाते हैं, ठीक है, उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे जो बीच का है ना, आप देखो इसको लिखा हुआ है इंटर न्यूरॉन, इसमें एक्सॉन है। तो एक्सॉन तो न्यूरॉन का वो हिस्सा है ना, तो ये एक्सॉन यहाँ पे जो न्यूरॉन है इसको क्या कहते हैं? इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और आप देखो इसने इस न्यूरॉन को और इस न्यूरॉन को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, सही है। और यहाँ पे जो न्यूरॉन ये एक्सॉन है ना, इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। तो बस यही सिंपल इसकी है कि सेंसरी न्यूरॉन ले जाने वाला है न्यूरॉन है, जिस्म के हिस्सों से दिमाग को ले जाने वाला। जिस्म के हिस्सों से पैगाम जब दिमाग को जो न्यूरॉन ले जाते हैं उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। दिमाग से वापस ही जिस्म के हिस्सों को पहुंचाने वाला जो न्यूरॉन है, मैसेज जो पहुंचाते हैं, उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। जो इन दोनों न्यूरॉनों को, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन, सही है, जो कि एक्सॉन पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, बस हम इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के आखिर पर पहुंच गए हैं। आप अगर देखिए इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम एंड लेबल द पार्ट्स विच आर इंडिकेटेड, कि इस डायग्राम को आप समझे कि ये किस चीज़ का डायग्राम है और इसकी लेबलिंग करें। लेबलिंग क्या होता है कि ये जो रेड कलर की लाइंस है ना, इसको लिख के कि अपना जो इस हिस्से को इंडिकेट कर रहा है उसका नाम लिख के, जैसे और डायग्राम में होता है। इसका मतलब ये है कि आप डायग्राम को समझे कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है और इसकी फिर लेबलिंग कैसे करती है, कैसे इसको लेबल करते हैं। तो अगर आप इस शक्ल को देखें तो इसमें जो है ये आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक तो ये है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि किस चीज़ का डायग्राम है, तो ये आई का डायग्राम है, ये आँख का डायग्राम है, ये आँख है। दूसरा इसकी लेबलिंग है। तो आप देखिए इसको दो तारे कह लें या दो रगे कह लें, वो आई हुई हैं। तो इसको दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, मतलब खून के रगे हैं। तो खून के रगे जो दिल से बिल्कुल ये नर्व, ये जो इसके नर्व है ना या न्यूरॉन है ना, इस तरह ब्लड को भी ये दिल को भी ले जाने वाली जो रगे हैं, ब्लड ले जाने वाली, वो अलग सी होती है और दिल से जिस्म के हिस्सों में वापस ले आने वाली रगे अलग सी होती है। तो आप देखिए इसमें जो रेड कलर की है ना, वो रगे होती है जो रेड कलर से इंडिकेट होती है, जो कि दिल जब पंप करते और खून को जिस्म के हिस्सों में भेजता है तो वो रेड कलर की रगों से इंडिकेट होता है। मतलब खून जब दिल से जिस्म के हिस्सों तक पहुंचता है तो उसको आर्टरीज कहते हैं, उसको रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। और जब वापस ही जाती हैं जिस्म के हिस्सों से खून वापस दिल में जाता है तो उसको वीन्स कहते हैं उन रगों को, और उसको ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। तो आप एक को आर्टरी लिख सकते हैं, एक को वीन लिख सकते हैं। एक तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, उस हिसाब से भी हो सकती है। ये एक जो है ना, ये अगर आप इसको नर्व्स की सूरत में ले लें, ये दो जो आई हुई है, अगर ये दो नर्व्स आप ले लें तो ये एक मैसेज को ले जाने वाली, दिमाग को ले जाने वाली नर्व है, और एक दिमाग से वापस ही का मैसेज यहाँ आँख में ले आने वाली नर्व है। तो आप एक को सेंसरी नर्व लिख लें, एक को मोटर नर्व लिख लें। जो दिमाग को मैसेज, जिस्म के हिस्से से मैसेज दिमाग को पहुंचाते हैं, उसको सेंसरी नर्व कहते हैं। जो वापसी के लिए काम करते हैं, जो मैसेज जब वापस आता है तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको मोटर नर्व कहते हैं। और जिस तरह न्यूरॉन में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं, इस तरह नर्व में भी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये लास्ट में देखें, मेक द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व सेल एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स, कि एक डायग्राम बनाई न्यूरॉन का और उसमें क्या करें, उसमें उसके मुख्तलिफ जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो इसकी लेबल करें, वो लिख लें, ठीक है।
तो ये आपका होमवर्क है कि आप एक डायग्राम बना लें, उसमें उसके पार्ट्स को आप लेबल कर लें कि ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, वो सारी जो जितने भी हिस्से हैं उन सबको आप लेबल कर लें। तो यहाँ पे फिर इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू होगा इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और आप देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मैंने पहले भी कहा था कि नर्वस सिस्टम अलग चीज़ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग चीज़ है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है असल में नर्वस सिस्टम की कैटेगरी है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं। सीएनएस जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसमें नर्व्स होते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम ये ब्रेन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे। ब्रेन को डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन कैसे बना है, कितने कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है, कितने इसके हिस्से हैं, वो सारा ब्रेन को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद स्पाइनल कार्ड इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो जाएगा, और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे जिसमें नर्व्स हैं। नर्व्स तो पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, वहाँ भी कुछ डिस्कस हो जाएंगे। तो सारे लेक्चर का समरी ये हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो कैटेगरीज़ पे मुश्तमिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम दो कैटेगरीज़ पे मुश्तमिल है। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरी कैटेगरी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स है। तो चलो फिर बस करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन वगैरह सब डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर भी मेरे ख्याल में काफ़ी जो है वो लंबा हो चुका, घंटे से, हाँ 1 घंटा 4 मिनट हो गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो कमेंट में लिख लें, और इसके अलावा कोई सजेशन हो वो भी लिख लें। हाँ, आपको अगर नोट्स चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे लिख लें, मैं आपको सेंड कर दूँगा कमेंट में आप व्हाट्सएप नंबर लिख लें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसके अलावा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन होती है वो आप दबाएँ, तो अगर मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जैसे आप फिर यूट्यूब खोलेंगे और मैंने लेक्चर दिया हो तो वो सबसे पहले आपको नज़र आएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहिए, कोई चीज़ आप मिस ना करें, तो आपको इंशाल्लाह मेरे आगे जितनी मैं टीच करूँगा तो उसकी समझ आएगी। चलो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।